मैं BL साय सहायक प्राध्यापक भूगोल शासकीय इंजीनियर विश्वेश्वरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा। इस लॉकडाउन के समय में मैं ईश्वर से विनती करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल क्षेम रहें, ईश्वर कुशल रखे और सुरक्षित रहें आप सभी लोग। इस बीच महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर R.K. सक्सेना ने निर्देशित किया है कि गवर्नमेंट से ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए निर्देशित है, इसलिए हम सभी अब थ्योरेटिकल का तो करेंगे ही, साथ ही साथ प्रैक्टिकल का भी अध्ययन करेंगे। तो आज मैं प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत प्रक्षेप के बारे में चर्चा करूंगा। आप सभी इसके लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं आदि के बारे में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाएं, क्योंकि पूरे प्रक्षेप जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर आधारित है और कुछ पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके व्यास, अर्धव्यास आदि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं मानचित्र प्रक्षेप। मानचित्र प्रक्षेप का अध्ययन करने से पहले हम प्रक्षेप के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रक्षेप माने किसी भी वस्तु का एक चित्र मान लें, उसका हूबहू ट्रेस करने से संबंधित बात है, जैसे है वैसे ही बना लें, उसको प्रक्षेप कहते हैं। और मानचित्र प्रक्षेप यानी ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रेखा जाल को किसी समतल सतह या समतल कागज पर प्रदर्शित करने की कला को प्रक्षेप कहते हैं। जैसे अपन देखेंगे, ग्लोब में अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। ये प्रधान देशांतर और ये अक्षांश का जीरो है। इसमें अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से हैं। और देशांतर रेखाएं ये अभी आप लोग जानेंगे इसको। ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब में, इन्हीं रेखाओं को किसी समतल सतह या कागज पर प्रदर्शित करने की कला को प्रक्षेप कहते हैं। अब ये प्रक्षेप, इसमें कल्पना करते हैं कि इसके अंदर में प्रकाश है और उस प्रकाश के जरिए ये दिखाई देगा और इसको हम ट्रेस कर लेंगे कागज़ से और इसके बारे में आगे फिर जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस प्रकार से ट्रेस करने के बाद वो विभिन्न रूपों में दिखाई देंगे, जो कि आगे देखा जाएगा। अब ये बनाने के बाद इस प्रक्षेप की उपयोगिता क्या है, ये मुख्य बात है। अक्सर विद्यार्थी इसको अच्छी तरह से बना लेंगे, लेकिन इस प्रक्षेप को क्यों पढ़ रहे हैं ये नहीं जान पाते हैं। तो अपन हम देखते हैं इस प्रक्षेप की उपयोगिता क्या है। तो एकमात्र उपयोगिता है कि प्रक्षेप बनाने के लिए, मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले प्रक्षेप तैयार करना पड़ता है, इसलिए इस प्रक्षेप की आवश्यकता होती है। प्रक्षेप पहले नहीं बनाएंगे तो मानचित्र तैयार नहीं हो पाएगा। अगर हम मानचित्र बनाते हैं, मान लीजिए इस तरह से भारत का इस तरह से चित्र बना दिए, तो ये मानचित्र नहीं कहेगा, क्योंकि इसमें ना कोई अक्षांश रेखा है इस तरह से और न ही कोई इसमें कोई स्केल है, इसलिए ये मानचित्र नहीं हुआ, मतलब एक चित्र हुआ। मानचित्र के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का होना जरूरी है और उसमें एक दो स्केल होना चाहिए, इसलिए प्रक्षेप को हम लोग पढ़ते हैं। अब देखेंगे हम प्रक्षेप के प्रकार। प्रक्षेप को 3 प्रकार वर्गीकृत किया गया है, इसलिए कि एक ही साथ हम इसको बनाते हैं संपूर्ण विश्व का मानचित्र, तो वो सही नहीं हो पाता है, उसमें त्रुटि हो जाती है, यानी मापक में अशुद्धियाँ होना, या जब हम उसमें मानचित्र बनाते हैं
तो वो उसमें विकृति हो जाना, ये तमाम उसमें गलतियां होती रहती हैं। इसलिए इसको तो हम 3 भागों में बांटे हैं। नंबर 1 है, इसमें बनाया हुआ है बेलनाकार प्रक्षेप, सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। दूसरा शंकुआकार प्रक्षेप, कोनिकल प्रोजेक्शन। और तीसरा है शिरोबिंदु प्रक्षेप, जेनिथल प्रोजेक्शन। इसको हम बारी बारी से देखेंगे कि बेलनाकार प्रक्षेप क्या है। बेलनाकार कहते ही ये समझ में आ जाएगा कि पारदर्शक ग्लोब, जैसे ये ग्लोब है, इसके अंदर प्रकाश है और उस ग्लोब में हम बेलनाकार कागज का खोल चढ़ा देते हैं इस प्रकार से, और उसके बाद इसको ट्रेस कर लेते हैं। इन जितने भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं इनको हम ट्रेस कर लेते हैं, और ट्रेस करने के बाद इसको काट देंगे। तो काटने के बाद इस प्रकार से ये आएगा अक्षांश और देशांतर रेखाओं को। जैसे इसको इस प्रकार काट दिया जाए तो ये ऐसे चित्र बनेंगे। तो ये अक्षांश हो जाते हैं और ये देशांतर रेखाएं हो जाती हैं। अक्षांश में 0 से 90 तक और 0 से 90। फिर देशांतर, प्रधान देशांतर से पूर्व 180 और पश्चिम में 180। इस प्रकार से ये प्रक्षेप बन जाते हैं। तो ये बेलनाकार से संबंधित हुआ। तो ये बेलनाकार प्रक्षेप में संपूर्ण विश्व का मानचित्र बना सकेंगे, लेकिन भी ये शुद्ध नहीं रहेगा, ध्रुवों की ओर गलती होंगी। ये बीच के भागों को बनाने के लिए ही इसका उपयोग होता है, अर्थात कर्क और मकर रेखा, जिसको अयन रेखीय क्षेत्र कहते हैं, वहाँ तक कि कोई भी मानचित्र हो तो उसमें शुद्धता होगी, मापक शुद्ध और आकृतियाँ भी शुद्ध होंगी। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो मापक में अशुद्धियाँ बढ़ती जाती हैं और मानचित्र में भी विकृति आती जाती है। तो ये सिर्फ भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के लिए बेलनाकार प्रक्षेप उपयोगी है। इसके बाद दूसरा नंबर है शंकुआकार प्रक्षेप, कोनिकल प्रोजेक्शन। तो इसी तरह से पारदर्शक ग्लोब में हम शंकुआकार कागज का खोल चढ़ाते हैं, और शंकुआकार कागज का खोल चढ़ाने के बाद इसको ट्रेस करते हैं। अगर इसमें हम शंकुआकार कागज का खोल चढ़ाएंगे तो ये ध्रुव पर भी स्पर्श नहीं होगा और न ही भूमध्य रेखा पर स्पर्श नहीं होगा, ये दोनों के बीच में स्पर्श करेगा। इसलिए ये दोनों के बीच के क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। यहाँ का ट्रेस करेंगे हम तो ये जैसे कनाडा है और रूस, यूरोप, साउथ में ऑस्ट्रेलिया वगैरह हैं, इन भागों के मानचित्र बनाने के लिए ये शंकुआकार प्रक्षेप उपयोगी है। तो ये इस प्रकार से ट्रेस कर देंगे तो ये काट के ऐसे चित्र बनेगा अपने पास, तो ये होगा शंकुआकार प्रक्षेप। तो ध्रुव और भूमध्य रेखा, इसके बीच के भागों को हम दर्शा सकते हैं। इसके बाद है शिरोबिंदु प्रक्षेप। इसमें अब बचता है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों का अपन बेलनाकार में अध्ययन कर चुके और इसके आगे का शंकुआकार प्रक्षेप में अध्ययन कर चुके। अब देखते हैं ध्रुव बचा हुआ है। तो ध्रुवीय प्रदेश में के लिए बनाने के लिए ग्लोब के ऊपर में हम एक कागज रख देते हैं, इसको प्रक्षेपण तल कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी अक्षांश हैं, जैसे अक्षांश वहाँ गोल गोल हैं ध्रुव की ओर इस प्रकार दिखाई देंगे, उस पार दिखाई भले नहीं दे रहा है लेकिन वो गोलाकार है, और देशांतर रेखाएं इस प्रकार से चारों तरफ से हैं। तो इसको काटने के बाद ऐसी आकृति बनेगी, इस प्रकार गोल गोल, और देशांतर रेखाएं इस प्रकार बनते हैं। तो ये तीनों प्रकार का अध्ययन हुआ। तो ध्रुवीय प्रदेशों के मानचित्र इस प्रकार बनेंगे, और ये इसमें हम ध्रुवीय प्रदेश के मानचित्र नहीं बना सकते, बनाने का प्रयास करते भी हैं तब भी वो उसमें अशुद्धियाँ होंगी, मापक अशुद्ध रहता है। इसलिए हम 3 प्रकार का इसका वर्गीकृत करके अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं पढ़ने के लिए, जैसे MA सेकेंड सेमेस्टर में ऐसे मानचित्रों का अध्ययन करना है कि जिसमें विश्व के मानचित्र बनाए जा सकें। तो इसमें बेलनाकार प्रक्षेप में विश्व के मानचित्र बनाए जाएंगे। तो इसमें 4 भाग हैं, जैसे समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, सम क्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप, बोन प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप। ये सभी
पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मालवीट प्रक्षेप और सिनुसाइडल प्रक्षेप करके कुल 6 प्रक्षेप पढ़ना पड़ेगा। तो हम अभी देखते हैं नंबर 1 में जो अध्ययन करना है ये है समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। इसके पहले हम कुछ बातें हैं जिसको पहले देख लेते हैं। प्रक्षेप बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि बार बार उसका उपयोग में आना होता है, तो उसको पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम नंबर 1 समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप पर आएंगे। जैसे पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास जानना चाहिए, तो अर्धव्यास पहले तो अपन व्यास जान लें। पृथ्वी के एक सिरे से उसके बाद अंदर होते दूसरे तरफ निकल जाएं, इसको हम व्यास कहते हैं। तो व्यास यानी 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर है। और अर्धव्यास है, अर्धव्यास माने ये आधा, तो यहाँ तक के अर्धव्यास हैं। इसको हम 2 से भाग करेंगे तो 6,378 किलोमीटर होंगे, 6,378। तो ये किलोमीटर में अर्धव्यास हुआ। तो इसमें हम पढ़ते हैं उस समय 2 अर्धव्यास देखना पड़ेगा। एक तो सेंटीमीटर में अर्धव्यास और दूसरा इंच में अर्धव्यास। तो सेंटीमीटर में अर्धव्यास निकालने के लिए हम देखेंगे कि ये इतना किलोमीटर है, 6,378 किलोमीटर। इसको हम सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर। तो 6,378 किलोमीटर को हम इससे गुणा करेंगे तो 63 करोड़ 78 लाख सेंटीमीटर होंगे, 63 करोड़ 78 लाख सेंटीमीटर। तो इसमें इस 78 लाख को गुणा भाग करने की असुविधा की दृष्टि से कम करके 63 करोड़ 50 लाख मान लिया गया है। 63 करोड़ 50 लाख माने सेंटीमीटर में अर्धव्यास बराबर 63 करोड़ 50 लाख हुआ। किलोमीटर में 6,378 किलोमीटर। तो ध्यान रखेंगे 2 निकल गया, किलोमीटर में अर्धव्यास और सेंटीमीटर में अर्धव्यास। अब है इंच में अर्धव्यास। इंच में अर्धव्यास तो इस 63 करोड़ 50 लाख को हमको इंच में बदल देना है। तो 63 करोड़ 50 लाख भागित 2.54। तो 2.54 क्या है कि 2.54 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच होता है। तो 63 करोड़ 50 लाख को हम 2.54 से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो ये आ जाता है 25 करोड़। ये 25 करोड़ है इंच में। इंच में अर्धव्यास बराबर 25 करोड़। तो ये हर बार ये प्रक्षेप में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखा जाए कि ये तीनों प्रकार को ध्यान रखेंगे। किलोमीटर में ये, और अभी उपयोग करने में 63 करोड़ 50 लाख का आएगा और 25 करोड़ इंच का आएगा। ये 25 करोड़ दे। तो ये जानना अति जरूरी है। अब हम समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप के बारे में देखेंगे। एक प्रश्न पहले करते हैं। प्रदर्शक भिन्न 1:26 करोड़ पर एक समदूरस्थ बेलनाकार की रचना करें जिसका प्रक्षेपांतराल 15 अंश हो। अब इसमें लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास निकालना है। तो इसमें ध्यान दें, अभी जो बातें आई हैं उसको, कि पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे प्रदर्शक भिन्न का हर। अब इसमें देखेंगे वास्तविक अर्धव्यास 63 करोड़ 50 लाख या 25 करोड़, किसी को भी हम यहाँ लिख सकते हैं।
भागित प्रदर्शक भिन्न का हर। तो प्रदर्शक भिन्न ये कहलाता है प्रदर्शक भिन्न 1:26 करोड़। इस 1 का मतलब है मानचित्र में 1 इंच या 1 सेंटीमीटर की दूरी। अगर हम इसमें सेंटीमीटर में अर्धव्यास रखते हैं तो ये 1 इंच मानेंगे, और इसमें हम 63,50,00,000 जैसा कि यहाँ है तो ये 1 सेंटीमीटर। तो इसमें 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी बराबर धरातल की दूरी 26 करोड़ सेंटीमीटर, इसका मतलब है। तो ये अंश हुआ और ये हर हुआ। जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं अनुपात को, अपन 1:26 करोड़ कर दिए हैं, या इसको ऐसे भी कर सकेंगे इस प्रकार से। तो ये अंश है और ये हर है, इसलिए यहाँ पर प्रदर्शक भिन्न का हर। तो यहाँ पर जो भी रहेगा उसको नीचे कर देते हैं। तो इसमें अपन देखें सेंटीमीटर व्यास निकालने के बाद भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो भूमध्य रेखा की लंबाई का सूत्र है 2πr। तो पाई का मान 22/7 होता है, और r यानी रेडियस यानी अर्धव्यास। तो ये हमारा ये 2.44 सेंटीमीटर ये रेडियस या अर्धव्यास है। तो 2 × 22/7 × 2.44 बराबर 15.33 सेंटीमीटर है। तो भूमध्य रेखा की लंबाई 15.33 और अर्धव्यास 2.44 सेंटीमीटर, ये दोनों निकालना पड़ता है। अब हम देखेंगे समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप है सिलिंड्रिकल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन। अब इसमें सभी जगह चाहे ध्रुव हो या भूमध्य रेखा हो, ये बराबर बराबर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच का अंतराल है। इसमें सबसे पहले बनाते समय भूमध्य रेखा की लंबाई खींची जाती है, जैसे 15.33 सेंटीमीटर उसमें था, तो वो 15.33 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। और इसके बाद में देशांतर रेखाओं की लंबाई इसमें है कि जो भी भूमध्य रेखा की लंबाई है उसकी आधी दूरी होगी, यानी ये जो लंबाई है इसका टोटल देशांतर रेखाओं की लंबाई होगी ये। तो ये देशांतर की निर्धारण कर लेते हैं। तो भूमध्य रेखा की लंबाई खींच के पहले इसको भाग देते हैं। जैसे प्रक्षेपांतराल 15 अंश है, तो ये 360 अंश को हम 15 से डिवाइड करते हैं। 360 को 360 है अंश पूरे, उसको 15 से, तो 15 दूनी 30 और ये हुआ, और 15 चौके 60, तो ये 24 भाग हुए। तो यहाँ से पूरे 24 भाग करना पड़ेगा। तो ये जो है सेट स्क्वायर से भाग करने से उपयुक्त है। तो आप किसी भी तरह से करें, लेकिन ये बराबर बराबर दूरी होना चाहिए। सेट स्क्वायर सबसे अच्छा रहता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें प्रक्षेपांतराल 15 अंश हो, तो ये उस जल्दी का है, तो 15 पर इसमें खींचना था, लेकिन इसको हम डायरेक्ट 30 कर दिए थे समझाने के लिए। तो यहाँ जो है 15 का होना चाहिए अंतराल, इस प्रकार से। तो देखिए ये 15 तो सट जाएगा कह के इसको 30, 60, 90, 120, 150, 180 कर लिया गया है। तो इसी तरह से इस साइड भी 15 का रहेगा, इस प्रकार से। ये तो ये प्रक्षेपांतराल है 15 का, तो ये देशांतर हुआ। और उसी तरह से अक्षांश में भी ये 15 का हुआ, और ये 30 का है ऑलरेडी, ये 45, 60 का है, ये 75, उसके बाद ये 90। दक्षिण में भी ये 15 और ये 45 का, और ये
75 का, इस प्रकार से। तो ये इसको देखेंगे तो 24 भाग में हुआ और ये इधर 6 भाग में हो जाएगा। तो इसको भी सेट स्क्वायर से बराबर बराबर दूरी में लेंगे। तो ये पूरे देखेंगे तो पूरे अक्षांश की लंबाई और देशांतर की बराबर हो जाएंगे इसमें। तो ये बराबर बराबर होते हैं। इसमें मुख्य बात ध्यान देना है कि भूमध्य रेखा की आधी देशांतर रेखाएं हैं। तो इसमें अपन पूरा ध्रुव को भी बना दिए हैं। तो ये सिर्फ भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को बनाने के लिए ही उपयुक्त है। और इसके बाद ध्रुव की ओर जाएंगे तो अपने आकार से बड़े बड़े बन जाएंगे आकृतियाँ, इसलिए ये अशुद्ध हो जाता है। और इसके बाद मापक में भी जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 26 करोड़ ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में नापेंगे तो सही हो जाएगा, चाहे देशांतरीय दूरी करें या अक्षांशीय। तो ये 1:26 करोड़ जो मापक है यहाँ पर सही होगा, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों के लिए। और हम यहाँ पर ध्रुव पर नापेंगे 1:26 करोड़ तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए ये ध्रुवों की ओर उपयोगी है ही नहीं, सिर्फ मध्यवर्ती क्षेत्रों के लिए है। इसमें कुछ जो भी वितरण वगैरह दर्शा सकते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों का, फसल वगैरह, तो ये उसके लिए उपयोगी है। इसके बाद अपन देखते हैं स्केल किस प्रकार से बनेंगे। पहले तो RF 1:26 करोड़ ये प्रदर्शक भिन्न मापक है। उसके बाद ये कथनात्मक मापक 1 सेंटीमीटर बराबर 2600 यानी 2600 किलोमीटर। तो ये 2600 1 लाख से इसको भाग कर दिया जाएगा। जैसे इसको किलोमीटर बनाएंगे तो 1 लाख से भाग दे देंगे तो 5 जीरो काट देने से 2600 हुआ 2600 किलोमीटर। उसके बाद ये रेखीय मापक, तो रेखीय मापक में जीरो के बाद 1-1 सेंटीमीटर में इसको बनाते हैं, 2600, 5200, 7800 इस तरह से। और यहाँ एक आधा कर सकते थे तो इसमें डायरेक्ट कर दिए 2600 1 किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये स्केल 3 प्रकार का होना चाहिए। अब इसके बाद इसमें मानचित्र बनाएंगे, विश्व का मानचित्र बनना चाहिए इसमें। जैसा कि आप लोग BA भाग 2 में पढ़े हैं और उसमें मानचित्र बनाए भी होंगे, तो इसी तरह से इसमें भी बनाएंगे विश्व का मानचित्र और उसको कलर्ड कर देंगे। महाद्वीपीय भागों को यानी स्थलीय भागों को भूरे रंग से और जलीय भागों को नीले रंग से कर देंगे। तो ये मानचित्र जो है आपका तैयार हो जाता है, समुद्रस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग कभी पूछेंगे तो फ़ोन द्वारा 8:30 बजे शाम को पूछे जा सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।